नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज में हम इस क्विज के सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द डिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द प्रॉब्लम फॉलोइंग? 1, कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है? 2, पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है? 3, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ओनली 1, ओनली 2, 1, 2 एंड 3 ओनली, एंड 3 ओनली। जी, यहां पे आंसर होगा पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है। अगर विषय रोचक नहीं हुआ तो बच्चे अब उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे और आपकी कक्षा का अनुशासन हमेशा गड़बड़ होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखिए। एक तो पहली बात, डिसिप्लिन एक व्यवहारवादी शब्द है और इसके अगर मीनिंग को ढूंढने के लिए जाएंगे तो डिसिप्लिन करना यानी किसी पे रोक लगाना। तो टीचर को डिसिप्लिन के सही मायनों को समझना चाहिए कि एजुकेशन इज डिसिप्लिन। आप किसी को एजुकेट कर देंगे तो वो डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। आप जैसे जैसे एजुकेट होते जाते हैं आपकी लाइफ इस डिसिप्लिन्ड होती जाती है। अब इस डिसिप्लिन को लाने के लिए आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट इज ऑल अबाउट द पेडागोजी एंड मेथोडोलॉजी। तो आप अगर अपनी मेथोडोलॉजी में कोई इंटरेस्टिंग बना लेंगे तो बच्चे आपके पढ़ाए हुए पर ध्यान देने लगेंगे और अपने आप क्लास डिसिप्लिन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु नौकरी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? 1, सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता यानी पॉजिटिव टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। व्यक्ति का कम वेतन एवं कम सुविधाओं पर भी काम करने के लिए तैयार होना। समाज में यश प्राप्त करने की अभिलाषा। ऑप्शन ए 1 and 2 both, B only 1, C 1, 2 and 3 only, and D 1 and 3 only. देखिए यहां पे बात है सबसे प्राइमरी चॉइस की, यानी कि फर्स्ट आप क्यों टीचर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके अंदर जरूरत पड़ेगी, यहां एप्टीट्यूड आ गया है, यहां पे याद रखेंगे एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, तो आप टीचर बन सकते हैं। इसी का आपका टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन? ए, प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग गठित किया जाए तथा उनके सुझाव व नीतियों का पालन किया जाए। बी, ईमानदारी निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर निर्धारित कार्यक्रम को लागू किया जाए तथा उस पर भी अमल किया जाए। सी, शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन हो। और डी, एक शिक्षा नीति बनाई जाए जिस पर सभी व्यक्ति अमल करें। जी, अगर आपने मूलभूत परिवर्तन किए यानी कि आपकी शिक्षा में अभी सब कुछ गलत चल रहा है, सो दिस विल नॉट बी देयर। यहां रखा है ईमानदारी निहित स्वार्थों से मुक्त रहकर। नहीं जी, ईमानदारी निहित तथ्यों को अपना करके, तो ये मुक्त रहने वाला जो है ये गलत है यहां पे, इसलिए ये नहीं होगा। प्रतिवर्ष, अगर हम हर वर्ष शिक्षा आयोग बनाएंगे, एक शिक्षा आयोग जो हमने 20 वर्षों में बनाने का तय किया था वो तो ठीक से चल नहीं पा रहा। 1968 में एक शिक्षा आई थी, फिर 86 में, उसके बाद 2005 में एनसीएफ लेकर के आए और शिक्षा नीति नहीं आई, और अब पिछले 2 साल से सिर्फ विचार चल रहा है शिक्षा नीति पे। तो आप समझिए कि शिक्षा नीति लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इतनी जल्दी शिक्षा में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, एक शिक्षा नीति बनाई जाए और उस पर सभी लोग अमल करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ यहां पे होगा प्ले वे मैथड। तो शिक्षा में प्ले वे मैथड का जो जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी जॉन लॉक, सी मैडम मॉन्टेसरी, या फिर डी जॉन डुई।
फ्रोबेल, प्लेवे मेथड। जॉन लॉक ने एक थॉट दिया था टेबुला रासा कि बच्चे कुछ नहीं जानते, ये 1691 में दिया गया था। थॉट इम्प्रेशनिस्ट थॉट कहलाता है ये। मैडम मॉन्टेसरी ने डायडेक्टिक मेथड दिया था, स्पेशल एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। और जॉन डुई जो कि स्कूल में डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो अगर बेसिक लेवल पे देखें, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जॉन डुई ने दी थी। फादर ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, निरौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका सुझाव देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू मेक नॉन फॉर्मल एजुकेशन इफेक्टिव? औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना, थर्ड 14 वर्ष की आयु से नीचे के विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक, और फोर्थ विषय वस्तु के शिक्षण हेतु कठोर समय सारणी लागू करना। ऑप्शन ए 1 and 2, बी ओनली 2, सी 1, 2 and 3 ओनली, और डी 1, 2, 3 and 4। जी, यहां पे जब बोला जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को ग्रहण करना, ये बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, 14 वर्ष से आयु के बच्चों पे रोक लगाना, किसी पे बाउंडेशन लगा करके आप इसे बेहतर नहीं कर सकते। विषय वस्तु के शिक्षण के लिए कठोर समय सारणी नहीं, हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जितना फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कौन जाता है? जो कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। तो यानी उनकी कोई ना कोई सोशल व्यक्तिगत बाध्यता है, तो उनके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना बेहतर होगा, इसलिए आंसर होगा ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स ऑफ थिंकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा सोच का उपकरण है? 1 माइंड मैप्स, 2 कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट कोर्ट, and third concept. So 1 A both 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, और D 1, 2 and 3। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा D 1, 2 and 3, यानी कि ये तीनों ही माइंड मैप, तीनों ही वो उपकरण हैं जिनसे कि, तो माइंड मैप क्या होते हैं? जब आप स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो ये माइंड मैप बनाते हैं आप। कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट एक प्रकार का तरीका होता है जिसके अंदर कि आप रिसर्च करते हैं और उसके बाद फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से जुड़ा हुआ है और वो फिर किस तरीके से रिस्पॉन्स में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जहां तक बात है कॉन्सेप्ट्स यानी कि अवधारणाओं या संप्रत्यय की, तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, What function is performed by education in every society? प्रत्येक समाज में शिक्षा द्वारा क्या कार्य किया जाता है? 1 to socialize the member of society and transmit the culture to be next generation. 2 to fulfill society's need pertaining to human resources. Options देखते हैं, only 2, neither 1 nor 2, both 1 and 2, या फिर only 1। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी, इसका आंसर होगा 1 and 2, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा विकास और यहाँ पे होगा समृद्धि, तो कहीं कहीं पे मिस्टेक रह गई है, का सिद्धांत है? तो 1 डेवलपमेंट नेवर फॉलोज ए पैटर्न, 2 principle of individual difference, 3 principle of integration, 4 development proceeds from general to specific responses। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन 1, 2 and 3, 4, B 1, 2, 3 and 4, C 1, 2 and 3, और D 1, 3 and 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर होगा 2, 3 and 4। डेवलपमेंट नेवर फॉलोज ए पैटर्न, ये गलत है क्योंकि आप पढ़ते हैं
सिफालोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ही पैटर्न हैं कि आपका पहले हेड तैयार होता है और फिर पांव की तरफ विकास होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर से बाहर पेरिफेरी की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी ट्रांजैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंडों और मूल्यों के बारे में शिक्षित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए सोशल एम्पावरमेंट, बी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सी पॉलिटिसाइजेशन और डी सोशलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारों में बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा सोशलाइजेशन, जिसके लिए स्कूल की अपनी एक भूमिका है। प्राइमरी सोशलाइजेशन घर पे और सेकेंडरी सोशलाइजेशन स्कूल में। जहां तक सोशल एम्पावरमेंट की बात है तो आप इसके बारे में सुनते ही रहते हैं कि सोशल एम्पावरमेंट यानी कि सोशल वैल्यूज को बेहतर करना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी समाज को स्तरों में बांटना, और पॉलिटिसाइजेशन यानी किसी चीज का राजनीतिकरण कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फ्रॉम क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड एंड टोरेंस। गिलफर्ड और टोरेंस के अनुसार रचनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है? 1 फ्लुएंसी, 2 इंटरडिपेंडेंसी, 3 परसिस्टेंसी और 4 ओरिजिनलिटी। ऑप्शन ए 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 3 and 4। जी, इसका आंसर होगा डी 1, 3 and 4, यानी कि फ्लुएंसी, परसिस्टेंसी और ओरिजिनलिटी। ये तीनों तो क्रिएटिविटी के हिस्से होते हैं, लेकिन अंतर्निर्भरता जैसा कोई सिद्धांत नहीं होता। क्रिएटिविटी पे हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन किए, ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस हैं और पोटेंशियली पेपर में पूछे जा सकते हैं। आजकल पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। हम इसी तरीके को फॉलो करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो लिखिएगा, या अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा कि आपने क्या स्कोर किया, और फीडबैक देते रहिए। थैंक यू सो मच।